बेटा आप लोग के ना एक्सरसाइज क्वेश्चंस रहते थे, तो वो आज मैं करवाने लगी हूँ। तो आप लोग ना इसे लाजमी देख लीजिएगा। और ये आपका जो फिज़िक्स का पेपर होगा उसमें ना इनमें से भी क्वेश्चंस आएंगे। डज द इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्या इंड्यूस ईएमएफ जो है वो सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। डज द इंड्यूस करंट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो क्या इंड्यूस करंट जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो बच्चे देखें ज़रा, आपके पास है, अगर हम इंड्यूस ईएमएफ की बात करते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ किसके इक्वल होती है, माइनस एन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। ठीक है, तो देखें यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस का फैक्टर है ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन जो इंड्यूस करंट है, अगर इंड्यूस करंट को लिखना चाहें तो बच्चे हमारे पास करंट का फॉर्मूला होता है V इज़ इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज़ इक्वल टू आई आर। और अगर यहाँ से I निकालूँ तो I किसके इक्वल आएगा, आई आएगा V ओवर R के। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि करंट जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। करंट देखिए, करंट का रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन बन रहा है। तो इसका मतलब है कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो करंट पे रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन इंड्यूस करंट जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कैन अ डीसी मोटर बी टर्न इनटू अ डीसी जनरेटर। क्या हम डीसी मोटर को डीसी जनरेटर में चेंज कर सकते हैं। व्हाट चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी डन। तो डीसी मोटर को डीसी जनरेटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जी बेटा, हम डीसी मोटर को डीसी जनरेटर में तब्दील कर सकते हैं। सबसे पहले बिकॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ डीसी जनरेटर, क्योंकि डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन तकरीबन एक जैसी है। करना क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा उसको हमने रिप्लेस कर देना है परमानेंट मैग्नेट के साथ। जो बैटरी होगी उसको हम डीसी सप्लाई के साथ जो है वो या बैटरी या डीसी सप्लाई जो होगा उसको रिप्लेस कर देंगे लोड के साथ। और जो रोटेट होगी ना, आर्मचर की जो रोटेट होगी उसको हम रोटेशन जो है वो मैकेनिकली कर देंगे। ठीक है, is possible to change both the area of the loop and the magnetic field passes through the loop and still not have an induced EMF in the loop। क्या ये पॉसिबल है कि हम लूप का एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हम चेंज कर दें, लेकिन ईएमएफ जो है वो तब भी ईएमएफ जो है इंड्यूस ना हो। तो हाँ बच्चे, पॉसिबल है। देखिए, हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर दे, एरिया भी चेंज कर दे, ठीक है, दोनों को चेंज कर दे, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, बेशक बी चेंज कर दे, बेशक ए चेंज कर दे, लेकिन ये जो बी डॉट ए प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू तो सेम रहेगी। तो अगर इनकी वैल्यू सेम है तो इसका मतलब है कि फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट है। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो बच्चे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंड्यूस ईएमएफ किसके इक्वल होती है, माइनस एन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स चेंज ही नहीं हुआ तो ईएमएफ जो है वो इंड्यूस नहीं होगी। कैन एन इलेक्ट्रिक मोटर बी यूज टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्या इलेक्ट्रिक मोटर को इलेक्ट्रिक जनरेटर चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं विद द आउटपुट फ्रॉम द जनरेटर, जो हम जनरेटर से आउटपुट लेते हैं। ठीक है, यूज़ टू ऑपरेट द मोटर, और जो आउटपुट हमें जनरेटर से मिलती है तो क्या उससे हम मोटर को चला सकते हैं। नहीं बच्चे, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट विल बिकम सेल्फ परमिचुअल सिस्टम्स। मतलब इसमें जो है वो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है उसके, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के क्या हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा, विच नीड नो एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। मतलब इसका मतलब यह है कि जी एक्सटर्नल सोर्स से हमें एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हमें आपने पढ़ा है कि इनके लिए हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स का होना ज़रूरी है। सेल्फ परमिचुअल का मतलब परपिचुअल का मतलब ये होगा बच्चे कि खुद ब मतलब सिस्टम जो है वो खुद ब खुद ही एनर्जी ले और खुद ब खुद ही जो है वो ऑपरेट करना शुरू कर दे। लेकिन आपको पता है दोनों मोटर और जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसके क्या हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा। आ सस्पेंडेड मैग्नेट इज़ ऑसिलेटिंग फ्रीली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हमारे पास इस तरह एक मैग्नेट है और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। द ऑसिलेशंस आर स्ट्रॉन्गली डैम्प्ड। ऑसिलेशन जो है वो डैम्प्ड हो गई है, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कम होती जा रही है। व्हेन अ मेटल प्लेट इज़ प्लेस्ड अंडर द मैग्नेट। जब मेटल प्लेट को, जी बेटा हमारे पास एक बार मैग्नेट है, हमारे पास एक बार मैग्नेट है। ठीक है,
ये इस तरह ले लें, बार मैग्नेट है और आप उसे ना ऑसिलेट कर रहे हो, हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट जो है, मतलब यूं यूं जो है वो बार मैग्नेट ऑसिलेट कर रहा है, तो इसकी जो है ना इसमें डैम्पिंग हो जाती है। तो व्हेन अ मेटल प्लेट इज़ प्लेस्ड अंडर द मैग्नेट, जब इसके नीचे आप क्या रखते हो, कोई मैग्नेट प्लेट रखते हो, ठीक है, जब आप इसके अंदर इसके नीचे क्या रखते हो, मैग्नेट प्लेट रखते हो, तो इसमें क्या होता है, डैम्पिंग, इसकी मोशन जो है वो स्लो हो जाती है। एक्सप्लेन वाई दिस अकर, आपने बताना है कि ऐसा क्यों होता है। जब बेटा हम इसके मैग्नेट प्लेट रखते हैं ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो जाता है, और जिसकी वजह से ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाती है। तो लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो अपोज करेगी इस बार मैग्नेट की मोशन को। इस वजह से इसकी जो मोशन जो है वो रुक जाती है, मतलब कम हो जाती है, और फिर एक टाइम आएगा कि ये रुक जाएगी। 4 unmarked wires emerge from a transformer. What steps would you take to determine the turns ratio? तो बच्चे हमारे पास एक 4 वायर्स हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर की। तो आपने टर्न्स रेशियो फाइंड करनी है, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले कॉइल्स आर सेपरेटेड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाय यूजिंग ओहममीटर। ओहममीटर यूज़ करते हुए बच्चे हम प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स को अलग अलग करेंगे। देन एसी वोल्टेज वी Vp is supplied to primary coil and the magnitude of the induced EMF secondary coil is measured। तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी जो कॉइल होगी उसको हम वोल्टेज देंगे, और फिर सेकंड जो EMF इंड्यूस होगी सेकेंडरी कॉइल में हम उसको मेजर करेंगे। और इस तरह हम टर्न रेशियो के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, NS/NP डिवाइडेड इज इक्वल टू VS/VP। कैन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज द पावर लेवल? क्या स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो पावर लेवल को इंक्रीज करता है? इन ट्रांसफार्मर देयर इज़ नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम द प्राइमरी टू सेकेंडरी, हाउ इज़ पावर ट्रांसफर? कहते हैं कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी टू सेकेंडरी चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होता, तो फिर पावर कैसे डिलीवर होती है। तो सबसे पहले ये कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को इंक्रीज़ करना, तो इसलिए ये पावर को इंक्रीज़ नहीं करेगा। In ideal transformer, power input is equal to the power output. Therefore, a step-up transformer can increase power level. It may increase the voltage level. तो क्या होगा कि अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर लेते हैं तो बच्चे जितनी हमने इनपुट दिया हमें उतनी ही आउटपुट मिलेगी। तो इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर जो है इसका पावर भी लेवल इंक्रीज़ हो गया। लेकिन बच्चे होता क्या है, बेसिकली वोल्टेज लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है। There is no electrical connection between the coils but they are magnetically linked, so the transformer magnetically। अब देखें आप, मैंने जब ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक करवाया था तो मैंने तब भी आपको बताया था कि ये ट्रांसफार्मर की जो मतलब कॉइल्स होती हैं ये इलेक्ट्रिकली लिंक्ड नहीं होती, बल्कि क्या होता है, मैग्नेटिकली लिंक्ड होती हैं। इसलिए क्या होता है उसमें सेकेंडरी कॉइल में जो है वो ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से पावर जो है वो डिलीवर हो जाती है। तो इसलिए इलेक्ट्रिकली जो है हम इसको नहीं लेते। When the primary of the transformer is connected to an AC main, the current in it is very small if the secondary circuit is open but increase when the secondary circuit close. Explain these facts। बच्चे हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, तो जिसकी प्राइमरी कॉइल है उसको एसी के साथ मतलब एसी करंट दे दिया गया है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो एसी करंट होता है ना वो बहुत स्मॉल होगा अगर सेकेंडरी सर्किट जो है वो ओपन हो। क्यों? और दूसरी तरफ है कि अगर हम प्राइमरी करंट को इंक्रीज़ कर दें तो सेकेंडरी सर्किट जो है वो क्लोज, अगर सेकेंडरी सर्किट क्लोज है तो करंट इंक्रीज़ होगा। रीज़न बतानी है क्यों। अगर हम फर्स्ट केस लेते हैं, जब सर्किट जो है वो ओपन होता है तो पावर, इनपुट पावर जो है वो आउटपुट पावर की इक्वल आती है। वीपी आईपी किसके इक्वल आ जाएगा, वीएस आईएस की। अब देखिए सर्किट ओपन है तो इसका मतलब है कि सेकेंडरी सर्किट जो है उसको पावर नहीं मिल रही, मतलब वहाँ करंट नहीं पहुँच रहा, तो आईएस क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ आईएस की जगह ज़ीरो पुट किया तो वीपी आईपी किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो आईपी उधर जाके अगर हम आईपी को ज़ीरो कर दें, मतलब अगर वीपी जो है वो देखें ना, वीपी आईपी ज़ीरो के इक्वल है, इसका मतलब या तो वीपी ज़ीरो होगा या फिर आईपी ज़ीरो होगा। तो हमें पता है कि हमने तो इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है तो वीपी तो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली कौन सी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, प्राइमरी करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। और व्हेन द सेकेंडरी सर्किट इज़ क्लोज, अगर सेकेंडरी सर्किट क्लोज है तो आउटपुट पावर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, सिंस इनपुट पावर इज़ नियरली इक्वल टू द आउटपुट पावर। इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल आ जाएगी, इसलिए इनपुट लेवल पावर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो पावर इनपुट किसके इक्वल आ जाएगी, वीपी आईपी के। तो वीपी जो है हमारे पास कांस्टेंट है, सो इंक्रीज द इनपुट पावर शुड बी इंक्रीज। अगर इनपुट पावर इंक्रीज़ होगी तो इनपुट करंट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा।
बच्चे अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन द सर्टेन रीजन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स वर्टिकली डाउन। अच्छा बच्चे, इस क्वेश्चन को ना आप फिलहाल ऐसे ही देख लीजिएगा। व्हेन अ प्लेन फ्लाइज ड्यू टू द विच विंग टिप इज़ पॉजिटिवली चार्ज। बच्चे ये ना मैं आपको बाद में, मतलब इसको अभी फ़िलहाल आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। तो इसका ना जो है कॉन्सेप्ट जो है ये मैं क्लास में आपको समझाऊंगी। शो दैट ई एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हैव द सेम यूनिट। तो बच्चे देखिए, इंड्यूस ईएमएफ जो है वो वोल्टेज को बोलते हैं। ये किसके इक्वल होती है? जॉल पर कूलम के। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का यूनिट निकालें। फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर और टाइम का यूनिट सेकंड। वेबर किसके इक्वल आता है? न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के। तो यहाँ न्यूटन मीटर पर एम्पेयर आ गया, सेकंड एज इट इज़। तो बच्चे देखिए, एम्पेयर को नीचे लेकर आए तो ये एम्पेयर सेकंड हो गया। तो न्यूटन मीटर एम्पेयर सेकंड, न्यूटन मीटर जॉल के इक्वल होता है, एम्पेयर सेकंड जो है वो कूलम के इक्वल होता है। इस तरह बच्चे दोनों का यूनिट जो है वो सेम हो जाते हैं। When electric motor such as an electric drill is being used, जब हम इलेक्ट्रिक मोटर को, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक ड्रिल है, उसको यूज़ करते हैं, does it also act as a generator is the consequence of this। तो क्या बच्चे ये इलेक्ट्रिक जनरेटर के तौर पे काम करेगी? यस बच्चे, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर के तौर पे काम करेगी। क्यों? व्हेन द कॉइल ऑफ द मोटर रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड, जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है, मतलब जो मोटर की कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल में से गुजर रहा होता है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है, और ईएमएफ जो है वो अपोज करती है अप्लाइड ईएमएफ को। तो ड्यू टू दिस रीज़न द इंड्यूस ईएमएफ जो है वो बैक ईएमएफ ऑफ द मोटर वो बन जाएगी, और जो मैग्नीट्यूड होगी बैक ईएमएफ की वो इंक्रीज़ हो जाएगी जैसे जैसे मोटर की स्पीड इंक्रीज़ होगी। उसके बाद है बच्चे ये क्वेश्चन, अ स्क्वायर लूप ऑफ द वायर इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक कॉइल को, स्क्वायर कॉइल है उसको मूव करवा रहे हैं। द नॉर्मल टू द लूप इज ओरिएंटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इस लूप को आपने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखना है। इज ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप, तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगी? गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर, और फिर जो आंसर आपका है उसकी रीज़न भी आपने बतानी है। तो बच्चे देखिए, अगर कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल होगी तो इसका मतलब है कि फ्लक्स चेंज नहीं होगा। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। तो देखें, फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ जो है इंड्यूस नहीं होगी। अ लाइट मेटेलिक रिंग इज रिलीज फ्रॉम अबव इनटू अ वर्टिकल बार मैग्नेट। देखिए बच्चे, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, और ये आपके पास क्या है, वर्टिकल, ये आपके पास क्या है, एक रिंग है। ठीक है, आपने बार मैग्नेट के ऊपर एक रिंग को, मेटेलिक रिंग को क्या किया, सस्पेंड किया हुआ है। फ्रॉम द अबव डज करंट फ्लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपने बताना है कि करंट जो है वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, बच्चे क्या होगा, करंट जो है वो क्लॉकवाइज। देखिए, जब आप बार मैग्नेट को इसके पास लेके जाओगे, ठीक है, इस रिंग के पास लेकर जाओगे तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ईएमएफ जो है वो अपोज करेगी किसको, इस बार मैग्नेट की मोशन को। इसलिए यहाँ जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। व्हेन द मेटेलिक रिंग इज रिलीज द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रिंग चेंजेस एंड एन ईएमएफ इंड्यूस इन द रिंग अकॉर्डिंग टू द लेंज़'s law the direction of induced current in such that it opposes the downward motion of the ring. It is possible only when the face of ring towards magnet act as north, मतलब अगर इसकी तरफ नॉर्थ हो, thus the according to the right hand rule the induced current must be clockwise। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो क्लॉकवाइज होगी अगर हम इसको ऊपर से देखें। What is the direction of the current through the resistor R is figure, और व्हेन द स्विच इज़ क्लोज एंड ओपन। देखिए बच्चे, हमारे पास ये एक जो है वो सोलिनॉइड है, ठीक है, और इसके साथ आपने क्या किया हुआ, एक बैटरी लगाई हुई है और एक स्विच है। तो आपने बताना है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी अगर स्विच जो है वो आपका, पहली दफ़ा आपने स्विच को क्या रखना है, क्लोज करना है, और दूसरी दफ़ा स्विच को क्या करना है, ओपन करना है। ये हमारे पास 2 कॉइल्स हैं। ये पहली कॉइल है, इसके साथ बैटरी लगाई है, सेकेंडरी कॉइल जो है उसके साथ सिंपल रजिस्टर लगाया हुआ है। देखिए बच्चे, जब इसका स्विच क्लोज होगा, स्विच क्लोज होगा, करंट पास करेगा इस कॉइल में से। जब करंट पास करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा। जो फ्लक्स चेंज होगा वो इस कॉइल में भी फ्लक्स जो है, इसकी फ्लक्स को भी क्या करेगा, चेंज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब जो इंड्यूस करंट है वो अपोज करेगा इस करंट को, तो क्या हो जाएगा,
करंट की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ़्ट टू राइट, मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ़्ट टू राइट, यहाँ से, ठीक है, इस डायरेक्शन में इसको क्या करेगा, ये अपोज करेगा। लेकिन अगर आप स्विच को क्या करते हो, ओपन करते हो, फिर से फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, फिर से फ्लक्स जो है वो चेंज होगा इस कॉइल में भी और इसमें भी, जिसकी वजह से यहाँ भी ईएमएफ जो है इंड्यूस होगी। अब यहाँ जो डिक्रीजिंग फ्लक्स है, तो इंड्यूस करंट जो है वो डिक्रीजिंग फ्लक्स को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से ये इस फ्लक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और करंट की डायरेक्शन जो हो जाएगी लेफ़्ट टू राइट। सॉरी बच्चे, यहाँ ना थोड़ा सा उसने गलत लिखा हुआ है, यहाँ बच्चे राइट टू लेफ्ट आएगी, ठीक है, यहाँ से इसने क्या करना है, इसको अपोज करना है, राइट टू लेफ्ट है, और यहाँ से इसको क्या करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये लेफ्ट टू राइट होगी। ये बच्चे वही है, डज द इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। क्या ईएमएफ जो इंड्यूस ईएमएफ हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करती है, नहीं बच्चे, इंड्यूस ईएमएफ जो है वो अपोज करती है उस चेंज को जो इसको इंड्यूस करवाता है। अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इसको इंक्रीज़ करेगी, और अगर फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है तो इसको क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। When the switch in the circuit is closed, a current is established in the coil and the metallic rings jump upward. Why? Describe what would happen to the ring if the battery polarity were reversed. देखिए बच्चे, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बैटरी है, उसके ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, एक रिंग रखी हुई है। तो जब हम स्विच को जो है वो ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो मेटालिक रिंग जो है वो अपवर्ड मूव करती है। तो वजह बतानी क्यों, जब बच्चे स्विच को ऑन करते हैं तो करंट जो है वो चेंज हो जाता है, पहले करंट जीरो होता है, फिर एकदम से करंट जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो करंट इंक्रीज़ होगा मतलब फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगी, जिसकी वजह से रिंग जो है वो जंप करेगी अपवर्ड, ठीक है। लेकिन जब आप स्विच को क्या करते हो, ऑफ करते हो, ठीक है, ये पोलैरिटी, बैटरी की पोलैरिटी चेंज करते हो, फिर भी करंट क्या हो जाएगा, करंट में चेंज आएगा, जिसकी वजह से अगेन रिंग जो है वो अपवर्ड मूव करेगी। तो देखिए, व्हेन द स्विच इज क्लोज द करंट थ्रू द कॉइल इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू अ मैक्सिमम स्टेडी वैल्यू, सो द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू रिंग इज इंक्रीज विच प्रोड्यूस एन ईएमएफ इन द रिंग बाय Faraday's law. This induced EMF act to decrease the magnetic flux through ring by Lenz's law. That's why ring jumps upward. Or when the polarity of the battery is reversed again, the magnetic flux to the ring is also changed, produce flux and EMF in the ring by Lenz's law. The ring again jump upward to decrease the flux. ठीक है, द शोज़ अ कॉइल ऑफ वायर इन एक्स वाई प्लेन। हमने एक कॉइल को जो है वो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है बच्चे, ये जी एक्स है, ये एक्स और ये वाई है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जी। हमने एक्स वाई प्लेन में एक रिंग को रखा हुआ है, कॉइल को रखा हुआ है या वाई को रखा हुआ है, डायरेक्टेड अलॉन्ग द वाई एक्सिस अराउंड विच ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स एक्सिस शुड बी कॉइल द रोटेट इन ऑर्डर टू जनरेट एन ईएमएफ एंड करंट इन द कॉइल। कॉइल को किस डायरेक्शन में रोटेट करवाएं कि यहाँ ईएमएफ जो वो इंड्यूस हो जाए। देखिए, अगर कॉइल जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगी, अगर कॉइल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगी तो ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाएगी इन द कॉइल। तो इसमें क्या होगा, द मैग्नेटिक फ्लक्स टू द कॉइल चेंजेस ओनली व्हेन वी रोटेट इट अबाउट एक्स एक्सिस। अगर हम इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करवाएंगे तो क्या होगा, फ्लक्स जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर एक्स वाई प्लेन के लॉन्ग ही करवाते रहेंगे तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। अगर हम इसे एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करवाएंगे तो बच्चे फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाएगी। हाउ वुड यू position of the flat tube the wire in changing magnetic field so that they are induced in the EMF induced in the loop। बच्चे, आप चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में लूप को कैसे रखें कि उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाए। अगर हम लूप को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखेंगे तो परपेंडिकुलर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और नहीं, अगर हम इसको पैरेलल रखेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, पैरेलल रखेंगे उसका वेक्टर एरिया क्या हो जाएगा, देखें 190 है और हाउ वुड यू पोजिशन अ फ्लैट ऑफ वाइड इन चेंजिंग मैग्नेट सो दैट देयर विल बी नो। बच्चे, यहाँ पे ये होगा कि नो ईएमएफ इंड्यूस है। क्वेश्चन सॉरी बेटा पूरा नहीं है ये, तो वहाँ से मुझे समझ नहीं आ रही कि क्वेश्चन में मतलब क्या है जी। सो नो ईएमएफ इंड्यूस, ठीक है बच्चे, सो दैट देयर
जी बेटा, उसने ये कि हम इसको कैसे रखेंगे फ्लक्स चेंज ना हो, ईएमएफ जो है वो इंड्यूस ना हो। बच्चे, अगर हम लूप को पैरेलल रखते हैं तो फिर क्या होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। जब फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ जो है वो इंड्यूस नहीं होगी। अब बेटा हमारे चैप्टर 16 को क्वेश्चंस हैं, हम वो कर लेते हैं।